दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं ये कि चैप्टर का नाम है कोशिका। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाएं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोशिका किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका को जीवन की आधारभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई माना जाता है। कोशिका दो प्रकार की हो सकती है। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिकाओं का बना होता है। ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, यहाँ पे आपको पैरामीशियम हो जाता है, क्लेमेडोमोनस हो जाता है। ये सभी एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आते हैं। जबकि कुछ जीवों का शरीर जो होता है अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, पौधे हो गए, शैवाल हो गया और कवक हो गए। इन सभी का जो शरीर होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए इसे बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये क्लेमाइडोमोनस की कोशिकाओं के बारे में ये चित्र दिखा रहा है। ये जीवाणु है। यहाँ पे ये लिकोसाइट की सेल है। ये वसा कोशिका है। ये यकृत कोशिका है। ये मेढक की लाल रक्त कणिका है। और ये दोस्तों अमीबा है। दोस्तों आप यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये शुक्राणु की कोशिका है जिसे स्पर्म कहा जाता है। और ये आरेखित पेशी तंतु है। ये अस्थि कोशिका है और इसे हम लोग डाइटम कहते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये तंत्रिका कोशिका है। तो हम इन सभी को अपने इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने और कब किया था। तो दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था और ये इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिका विज्ञान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है। तो मानव शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो डियर आपको पता होगा कि कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। ये जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा और कब देखा था। तो दोस्तों लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डवे नामक वैज्ञानिक ने देखा था। और इन्होंने कब देखा, 1958 ईस्वी में इन्होंने पहली बार लाइसोसोम की कोशिका को देखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो दोस्तों जब किसी भी कोशिका में राइबोसोम नहीं होगी तो वहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो दोस्तों राइबोसोम के बिना प्रोटीन की संश्लेषण संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों कि वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे प्रोकैरियोट जीव की श्रेणी में रखते हैं, और जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसे यूकैरियोट की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे लंबी कोशिका का नाम लिखें। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो दोस्तों होता है वो त्वचा होता है। आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। दूसरी बड़ी ग्रंथि जो होती है दोस्तों वो पैनक्रियाज होता है, जिसे हम लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों आप इसे याद भी करते चलिएगा साथ में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की सहायता से पूर्ण हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते। दोस्तों जीवाणु की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमोसोम किस चीज़ से बने होते हैं। तो डियर आपको पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि मेढक में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मेढक में 20
क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसी तरह मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये 23 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, चिंपैंजी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो दोस्तों चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसी तरह खरगोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो खरगोश में 44 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता में कितने क्रोमोसोम होता है, तो दोस्तों कुत्ता में 78 क्रोमोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस प्रकार के कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, तो डियर हमें पता है कि पादप कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो कोशिका की वृद्धि केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति होती है वो पारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है कि उसमें आर पार हो सकता है, मतलब कोशिका भित्ति के बाहर और अंदर आने के लिए कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से ये उसमें से कुछ मुख्य चीज़ें होते हैं या मुख्य पदार्थ होते हैं जो आर पार हो सकते हैं। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। याद रखिएगा दोस्तों कि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन है डियर, रंगीन प्लास्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि प्लास्टिक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे प्लास्टिड होगा। तो रंगीन प्लास्टिड को क्या कहा जाता है, तो रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में वर्णी लवक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि लवक 3 प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन होते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हम लोग हरित लवक बोलते हैं। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णी लवक कहा जाता है। और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट, जिसे वर्णी लवक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये तीनों लवक याद हो गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों केंद्रक में पाए जाने वाले जो गाढ़े द्रव्य होते हैं उसे केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा में खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण डैश द्वारा होता है, तो दोस्तों अमीबा में जो खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण होता है वो एंडोसाइटोसिस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है, तो दोस्तों कोशिका की सूक्ष्म संरचना को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाती है, जो कि आपके सामने ये रहा दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये दिखाई जाती है। इसके अंतर्गत हम छोटी से छोटी चीज़ों को बड़ी आवर्धक के साथ बड़ा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838-39 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है, तो दोस्तों प्रत्येक सजीव कोशिका में राइबोसोम निश्चित पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत हर कोशिकाओं को होती है, इसीलिए राइबोसोम इसमें अवश्य पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है वो मुड़कर क्रिस्टी का निर्माण करती है। तो ये क्रिस्टी की आकृति की होती है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति अगर मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अंदर एक इस तरह की आकृति बनती है, इस तरह की लटकती हुई आकृति बनती है, इसी को क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में रिक्तिकाओं का निर्माण किस झिल्ली से होता है, तो दोस्तों पादप कोशिका में रिक्तिकाओं का निर्माण प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल का निर्माण डैश कोशिकाओं से होता है, तो दोस्तों जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल का निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को डैश भी कहा जाता है, तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी कोशिकाओं के लिए डैश का स्रोत होता है, तो दोस्तों एटीपी जो होता है कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। डियर एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के बाहर जीव द्रव्य का हिस्सा डैश कहलाता है, तो दोस्तों केंद्रक के बाहर जो जीव द्रव्य का हिस्सा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, डैश में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो दोस्तों प्लाज्मा लेमा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र का सबसे संघनित भाग डैश कहलाता है, तो दोस्तों गुणसूत्र का सबसे संघनित भाग सेंट्रोमेयर कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है डियर कि पादप कोशिका की भित्ति डैश की बनी होती है। तो दोस्तों पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है डैश में पाचक रस भरा रहता है। तो दोस्तों लाइसोसोम में पाचक रस भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्रोमोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्रोमोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाली महीन धागों के जाल को क्रोमैटिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूरॉन के डेंड्रिन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है। तो दोस्तों न्यूरॉन के डेंड्रिन से निकलने वाली जो पतली पतली शाखाएं होती है उसे डेंड्रिट्स कहा जाता है, डेंड्रिट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वैसे मृदु ऊतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता भी होगा कि वैसे मृदु ऊतक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेन कायमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है डियर कि नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। तो दोस्तों नारियल का जो रेशा होता है वो स्क्लेरेन कायमा नामक ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों इसे। नेक्स्ट है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो डियर मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। अगला क्वेश्चन है डियर कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो डियर बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। नेक्स्ट है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो डियर आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। नेक्स्ट है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम एस्टिवम है। अगला क्वेश्चन है धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा एस्टिवम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कवक में किस चीज़ का अभाव होता है। तो दोस्तों कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है और क्लोरोफिल के अभाव होने के कारण ही कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वैसा पौधा का नाम बताएं जिनका शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार के पौधे जिसमें जड़ तना और पत्तियां अलग अलग नहीं पाई जाती है ऐसे पौधे को थैलस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों पौधे की वृद्धि और विकास के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है डियर श्वेत क्रांति किस चीज़ से संबंधित है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जो प्रणेता थे वो वर्गीज कुरियन जी थे। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक या प्रणेता के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है डियर कि बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस बीमारी का लक्षण है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार कपकपी के साथ बुखार आता है तो ऐसा माना जाता है कि उसे मलेरिया हो गया है और मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है और उसके जो परजीवी होते हैं उसे प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध स्त्राव काल के आरंभिक 4 से 6 माह तक जब दूध का स्त्राव की मात्रा अधिक होती है तब वह गाय क्या कहलाती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो गाय आरंभ में जो बच्चे को जन्म देती है उसके 4 से 6 महीने तक के दूध के स्त्राव की मात्रा अधिक होती है तो इस प्रकार के गाय को धेनु गाय के नाम से जाना जाता है।